नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। हिंदुस्तान की फ़ौज दुनिया की सबसे मज़बूत और काबिल फ़ौज में से एक मानी जाती है और वैसे लोग जो भारतीय सेना के ज़रिए देश की सेवा करते रहते हैं, वो थोड़े अलग साँचे के होते हैं, अलग मिट्टी के होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने कई दफ़ा ये कोशिश की है कि वैसे लोगों से बातचीत करें जिन्होंने आर्मी में सर्विस दी नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की खातिर कई बार जान जोखिम में डाला, दुश्मन को मारा। वैसे लोगों से बात करना एक अलग तरह का अनुभव दे जाता है और आज मैं उम्मीद करता हूं कि उस अनुभव से हम सब गुजरेंगे। मेरे साथ आज कर्नल दानवीर सिंह जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। आप भारतीय सेना में रहे और लंबे समय तक आपने जम्मू कश्मीर में काम किया है। जम्मू कश्मीर कहा जाता है कि हिंदुस्तान की फोर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज रहा है हमेशा से। अपने पूरे करियर में कोई ऐसा ऑपरेशन जो आपको लगा कि बहुत जोखिम है और इसको हल हाल में करना है? मैं सन 2000 की बात करता हूँ। मैं जान के ना तो जगह का नाम लूँगा, ना मैं कोई इस तरीके की बात करूँगा, लेकिन आपको सेंस ज़रूर मिलेगा कि क्या ऑपरेशन था। ऑपरेशन एक जर्नल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। हायर हेडक्वार्टर्स से इंफॉर्मेशन थी कि इस इलाके के अंदर बहुत अहम आतंकवादी जो हैं आए हुए हैं, और वो इलाका 2-4 गाँव का मिला के था। कश्मीर घाटी से लगी हुई पहाड़ियों के ऊपर ये गांव बसा हुआ था। थोड़ा सा छितराया हुआ सा गांव था और मिक्स पॉपुलेशन वाला गांव था। कश्मीरी भी थे, गुजर भी थे, पहाड़ी भी थे, और उस किस्म की डेमोग्राफिक उसकी लोकेलिटी में। वो था, सिचुएशन थी वहाँ पर, मोहल्ले थे इस तरीके से। काफ़ी ठंड थी। तो रात में हमने मूवमेंट शुरू किया। बहुत बड़े पैमाने का ऑपरेशन था। पूरी पलटन लगी थी। करीब 200-300 सैनिक उसमें शामिल रहे होंगे। हेलीकॉप्टर्स भी इन सपोर्ट फॉर इवैक्यूएशन थे, और बहुत बड़े इलाके को कॉर्डन भी करना था। और तो बहुत बड़े इलाके को कॉर्डन किया। कॉर्डन मतलब कि घेरा लगाया घेरा हुआ लगाया। था। और 2 पार्टियां थीं जो उस इलाके में सर्चिंग कर रही थी, हम्म, और कॉर्डन लगा हुआ था। तो वहाँ पे मोडस ऑपरेंडी ये होता था कि आप जब इलाके की सर्चिंग करने जाते थे, तो आप अनाउंसमेंट कर देते थे। अनाउंसमेंट करने का ज़रिया सिर्फ वो मस्जिद के अंदर माइक है, तो मौलवी साहब को ही बोलते थे, वही अनाउंसमेंट करते थे कि फ़ौज आई है, गुजारिश है कि आप सारे के सारे फलाने मैदान में आके इकट्ठा हो जाएं। तो सारे लेडीज़, बच्चे और ये सब आ जाते थे। और जब वो आ जाते थे तो वहाँ पर मेडिकल कैंप लगाते थे, क्योंकि ये भी एक मौका होता था कि सिविलियन पॉपुलेशन को एंगेज रखना और एक तरीके से सोशल सर्विस भी कर देना। तो क्योंकि हम लोगों के पास में मेडिसिन्स भी होती थी, डॉक्टर्स भी हैं, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो मेडिकल कैंप भी लग गया। तो वहाँ पे बच्चे, बूढ़े, जो जो अपने छोटे मोटे जो इश्यूज़ हैं वो भी रिजॉल्व हो रहे हैं। मैं और मेरे एक साथी थे, हम दोनों को हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने सिलेक्ट किया कि भाई आप जो है इस इलाके में सर्च करेंगे। हमने पूरी सर्च करी, एक एक घर हमने ढूंढ मारा, और हमें कुछ नहीं मिला। और हम तकरीबन 3 बजे के करीब हम उधर आ गए, ग्राउंड पे आ गए, जहाँ पे ये सारे के सारे लोग भी इकट्ठे थे। और फिर क्योंकि हमारे इलाका था, जिम्मेवारी का इलाका, तो मैं लोगों से बात भी कर रहा था, हंस भी रहा था। हम लोग चाय पी रहे थे, सबको चाय वाय भी पिलवाई। हमें बस सामान की तो कोई कमी नहीं होती, तो सारे गांव वालों को चाय वाय पिलाई, और हंसी मजाक भी चल रहा है, और हम भी तैयार हैं। और कमांडिंग ऑफिसर को बता दिया हमने कि भाई अब ऑपरेशन में कुछ नहीं मिला है सर, इट्स टाइम टू क्लोज डाउन। तो उसने भी क्लोज डाउन का ऑर्डर दे दिया। तो उसने जो तरीका ये था कि जो सबसे दूर वाला जो फौजी है वो सबसे पहले आएगा, वो पहाड़ी से उतर के। उसके बाद ऐसे ऐसे धीरे 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 धीरे, और क्योंकि हम क्यूआरटी से, क्विक रिएक्शन टीम्स थी, हमारा ये कहना था कि जब सारे लोग ये निकल जाएंगे तो लास्ट में आप निकलेंगे। तो जब पहाड़ी से उतरना शुरू हुए, और मैं वहाँ माहौल ये था कि चाय चल रही है, हंसी मजाक चल रहा है,
बातचीत चल रही गांव वालों के साथ में कि भाई अभी खत्म हो रहा है, अब आप अपने घर जाइए टाइप वाला सीन हो रहा है, बच्चों को टॉफी बांटी जा रही है, तो ये सब सीन चल रहा है। तो एकदम से फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है, बर्स्ट फायर होता है, और बर्स्ट फायर होते ही पूरी उस इलाके में आवाज़ गूंज गई, सन्नाटा छा जाता है, चुप्पी हो जाती है, और एकदम से रेडियो सेट के ऊपर जो अनाउंसमेंट होने लगती है, वो एकदम क्योस मच जाता है। अब ये सब पता करने की कोशिश हो रही है कि कहाँ पे गोली चली, क्योंकि अब ऐसे नहीं पता चल रहा है कहाँ गोली चली। तो सब जगह से सारे जो स्टॉप्स लगे हुए हैं, स्टॉप नंबर 1 2 3 4 सब अब इन कम्युनिकेशन। अभी तो सिर्फ बोला ही था ना कि चलो क्लोज डाउन करो, और मुश्किल से 5 ही मिनट हुए थे ये ऑर्डर पास किए हुए, 5 ही मिनट पहले टुकड़ियों ने आना शुरू कर दिया, तो सब ने ओके दिया कि स्टॉप नंबर 1 ऑल ओके ऑल ओके ऑल ओके ऑल ओके। तो एक जगह से जवाब नहीं आया और ओके ओके चलता रहा। तो हमें समझ में आ गया कि ये इलाका है। जैसे ये हुआ, जैसे ही हमें समझ में आया, हम दोनों के दोनों QRT के साथ में उस पहाड़ी के ऊपर दौड़ना शुरू किया। वो पहाड़ी इलाका था, ग्रेजुअल स्लोप थी, तो हमने वहाँ दौड़ना शुरू किया, कि हमें जनरली समझ में आ गया था कि इस इलाके में और इस यहाँ पे पहुँचना सबसे पहले ज़रूरी है। और चलते चलते ये दौड़ते दौड़ते ये प्लानिंग हुई कि दानवीर तुम ऐसे जाना, मेरा सीनियर था, और मैं यहाँ से ऐसे ऊपर जाके और पहाड़ी के उस पॉइंट पर मैं वहाँ पे स्टॉप लगाता हूँ जिससे उधर को ना भाग जाए, इस साइड के अंदर यहाँ पे ये कार्रवाई, और तुम नीचे से जाओ, करते करते वहाँ पहुँचो, और फिर वहाँ पे जब एक जगह पे पहुँचेंगे तो फिर इकट्ठे होके फिर हम। तो साहब जब हम एक जगह पर पहुँचे तो वहाँ पे अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स की मदद से आतंकवादियों ने हमारे ऊपर ग्रेनेड फेंके। 100-150 गज की दूरी तक आके ग्रेनेड फटे, और अभी हम दौड़ ही रहे थे, और एकदम जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा ना कि एकदम यहाँ ग्रेनेड फटा, ये उड़ा, और हम भी उड़ते हुए कवर लेने के लिए कूदे, सारे के सारे एकदम, और आगे पत्थरों का बंद था और हमने कवर लिया। उसके बाद वहाँ पे हमारी लाइट मशीन गन लगी, फिर दनादन फायर हुआ, और फिर कार्रवाई जो है ऑन हुई, शुरू होनी शुरू हो गई। अब समस्या ये हो गई कि अब लास्ट लाइट, मतलब शाम के 6 बज गए या जो भी, वो आ गया अंधेरा। अब हमें ये लग रहा था कि अब अंधेरा हो जाएगा तो ये आतंकवादी या तो भाग जाएंगे या ये और बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि अब हम ओपन में, वो छुपाव में। और जिसके ऊपर फायर हुआ था वो अब बोल पड़ा कि जी मैं ठीक हूं। इस मौके पे आके उसने बोला कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, डरे हुआ था वो, उससे 2 ही लोग थे। तो उनको बोला कि आप वहीं पे रहिए, और फिर हम एक साइड से गए, हमारे जो सीनियर थे वो एक जगह पे पहुंच गए, उन्होंने पोजीशन ले ली, और फिर हम उन दूसरी साइड से गए, और अब हम एक टारगेट जनरल की यहाँ पे हो सकता, हम वहाँ पे अप्रोच कर रहे थे। हम चल रहे थे, और मेरे साथ में, बिल्कुल मेरे साथ में मेरा एक स्काउट चल रहा था, सिपाही था, अभी तो वो बहुत सीनियर आदमी हो गया, सूबेदार मेजर बन गया। तो वो बिल्कुल ऐसे साथ में था, और हम उस पगडंडी पर चल रहे थे पहाड़ी के, और जैसे ही पहाड़ी का मोड़ आया, जैसे ही पहाड़ी का ऐसे टर्न आया, तो बिल्कुल मेरे सामने आतंकवादी, और उसकी नज़रें मेरी नज़र में, मतलब मेरे को आज भी वो डिस्टिंक्टली याद है कि एकदम आई टू आई कांटेक्ट हुआ। वो भी कूदा होगा शायद, आई डोंट नो, बट मेरे को अपना मालूम है कि मैंने एकदम ट्रिगर भी दबाया और मैं आगे कूदा भी, क्योंकि एक आगे पत्थर था, मैंने कहा उसकी आड़ ले लेता हूं मैं, तो मैं कूदा भी और मैंने फायर भी किया। और फायर करने के बाद में उसने भी फायर किया, तो उसकी गोलियां साइड से निकल गई, और मैं पत्थर के पीछे आ गया। अब जो सिपाही जो मेरे साथ चल रहा था वो मेरे पीछे है, इतनी, ये स्प्लिट सेकंड के अंदर ये काम हुआ। और फायर जब चल ही रहा था तो मेरी मैगजीन खाली हो गई बड़ी स्पीड से। ठंड मैंने बताया फरवरी की थी, वो उंगलियां चलना कम हो जाती हैं, और मेरे को लगा कि इस समय ग्रेनेड फेंकना बहुत जरूरी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ग्रेनेड मेरे को पास ऑन कर। ग्रेनेड मेरे पास है, वो दिमाग उस टाइम इतनी, मतलब मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी राइफल को छोड़कर और मैं ग्रेनेड निकालूं, आप समझ रहे हैं।
और मैंने मैगजीन बदली कर ली और हमारी फायरिंग लड़ाई चल रही है। तो उसने जो ग्रेनेड जो था, ग्रेनेड उसने जो पास ऑन किया, तो ग्रेनेड के अंदर एक पिन होता है निकाल करके फेंकते हैं। और वो निकाला नहीं जाता है। वो आप ग्रेनेड पास ऑन करें, मैं निकालूंगा, मैं फेंकूंगा, 8 सेकंड के अंदर वो फटता है, वो 10 सेकंड में, जो भी उसका टाइमिंग है। अब जब गोलियां चल रही होती हैं तो ये आप देखिए किस तरीके के मतलब रिएक्शंस होते हैं। तो उसको लगा कि उसने पिन निकाल के और मेरे को पकड़ा दिया। ग्रेनेड ऐसे आगे कर दिया वो। और ग्रेनेड का जब फ्यूज चलता है तो ऐसे आवाज आती है, तो वो आवाज आने लग गई और वो बिल्कुल ऐसे करके उसने आगे कि सर, तो वो जैसे ही वो सर हुआ और वो मैंने उठा के और वो आगे फेंका। और वो इतनी पतली पगडंडी थी कि वो पीछे से मेरी जो पार्टी थी वो आगे नहीं आ पा रही थी, जिससे कि और आप तादाद में आप वृद्धि कर दें फायरिंग की। तो ग्रेनेड फायर हुआ और एक मैगजीन खाली हो गई, फिर सन्नाटा हो गया। तो मुझे लगा कि कहानी खत्म हो गई है। और बिल्कुल तो हमने रैंक के आगे गए, देखा तो बोथ द टेररिस्ट वर किल्ड, और एक टेररिस्ट का सिर आधा उड़ा हुआ था। और जिस आतंकवादी के साथ में नजरें मिली थी, उस आतंकवादी की राइफल में, अगर आप राइफल देखें तो एक नीचे बैरल होती है और इसके ऊपर एक और नाली सी होती है जिसको गैस चेम्बर बोलते हैं। गैस चेम्बर के अंदर जब गोली चलती है तो गैस कुछ, वो तो गोली को धक्का देती है आगे, और कुछ गैस निकल कर और गैस चेम्बर में जाके पिस्टन को धक्का देती है, जिससे कि दूसरी गोली लोड होती है। दोनों के बीच में एक गोली लगी हुई थी। यानी कि जो नजरें मिलके और जो फायर का जो फर्स्ट एक्सचेंज हुआ है, उसके अंदर उसकी मेरी गोली उसकी राइफल में लगी, जिससे उसका राइफल जाम हो गई, जिसकी वजह से वो फिर वो फायर नहीं कर पाया। उसका दूसरा साथी शायद कर रहा था जो बाद में फायरिंग हुई, और जब ग्रेनेड फेंका तो इसका सिर उड़ा और वो उसके स्प्लिंटर्स लगे और वो मारा, और इस तरीके से ऑपरेशन खत्म हुआ। तो इस ऑपरेशन के अंदर इनफैक्ट लाइफ कितनी बार अगर उसको मैं गिनूं तो मैं सबसे पहले तो वो यूबीजीएल ग्रेनेड फायर हुए जो बिल्कुल आस पास फटे, वो पता नहीं कैसे करिश्मा हो गया कि किसी को कोई भी एक खरोच नहीं आई। दूसरा ये हुआ कि जब नजरें मिल गई, और तीसरा जब वो उसने ग्रेनेड आगे कर दिया। तो ये आप मान के चलिए कि सिर्फ मात्र 1-1.5 घंटे के अंदर आपके साथ में 3 बारी जो है लाइफ बहुत नजदीक से निकल के चली गई। करियर में खास करके जो आर्म फोर्सेस में लोग काम करते हैं, 2-3 ऐसी घटनाएं रहती हैं, वाक़े होते हैं जिनको आदमी भूलता नहीं है। वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, चूँकि नेशनल इंटरेस्ट में होता है तो शेयर भी करना चाहता है। तो ऐसी 2-3 घटनाएं मैं चाहता हूँ कि ज़रूर आप शेयर करें। कृष्ण गंगा नदी, और पाकिस्तान में जाते ही उसका नाम नीलम नदी हो जाता है। टीथवाल का इलाका आपने सुना होगा। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो उस नदी नाले के साथ साथ चलती है। नाले के उस तरफ पाकिस्तानी पोस्ट हैं, नाले के इस तरफ इंडिया की पोस्ट हैं। और यहाँ पर एक यूनिट थी, एक पूरा ब्रिगेड डिप्लॉयड है, तो एक यूनिट यहाँ पर थी और मेरी यूनिट दूसरे इलाके में थी। तो जो यूनिट, इसका नाम दे देते हैं ए, जो ये ए यूनिट थी, इसके ऊपर पाकिस्तान साइड से बहुत फायरिंग चला करती थी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की साइड की ऊंचाइयां ज़्यादा थी पोस्ट की, तो वो हावी रहते थे और बहुत इनके ऊपर गोलीबारी करते थे। और सिचुएशन ये आ गई थी कि जो एक फॉरवर्ड पोस्ट थी उसका राशन भी ख़त्म होने लग गया था और सिचुएशन बड़ी प्रिकेरियस हो गई थी। वो हिल नहीं पाते थे, बिल्कुल उनके ऊपर डोमिनेट करते थे, फायर चलता रहता था। तो जो पता नहीं कहाँ पे किस लेवल पे डिसीजन हुआ होगा। मैं तो बहुत ही यंग ऑफिसर था, मेरी नौकरी मुश्किल से 6 महीने की हुई होगी। तो मेरे को बुलाया गया और एक पार्टी तैयार हुई साहब, 8-10 लोगों की। उसके अंदर सारे हथियार थे, रॉकेट लॉन्चर भी था और LMGs भी थी और राइफलें तो थी AK-47। और ये हुआ कि टीथवाल से आप नीलम रिवर या कृष्णा गंगा के साथ साथ आप चलते जाएंगे और वो जो पोस्ट जो है इंडिया की जिसके ऊपर दबाव है बहुत, वहाँ तक जाएंगे। अब ये समझ नहीं आया कि ये क्यों इस तरीके का डिसीजन लिया गया।
सब लोगों ने बोला वहाँ तो इतनी गोली चलाती है, और खुले आम अगर आप जाएंगे तो वो चुन चुन के आपको उड़ा देगा। बहुत मतलब कि बिल्कुल क्लियर था कि मतलब कि इट इज़ अ सुसाइड मिशन। खैर हमें उतना आइडिया नहीं था कि हम क्यों जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, बस ये था कि हमें जाना है, वहाँ तक पहुँचना है। तो शुरू शुरू में तो घबराहट भी थी कि यार प्रॉबेबली दिस इज़ ओवर, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है वो तो। लेकिन फिर ये भी प्राइड थी यार कि मैं इंडियन आर्मी का ऑफिसर हूँ, और इफ़ इट इज़ ओवर देन इट इज़ ओवर, ख़त्म हो गई कहानी। तो मैं अपने जो 10 बंदे हैं इनको कोई महसूस नहीं होने दिया जाएगा, कुछ नहीं हो, मतलब तो मोटिवेट करने का तरीका मैंने, जब जैसे ही हम उस ट्रैक पर मूव करने की, मतलब पहाड़ी इलाका है, जब सेफ इलाके में थे तो मैंने वहाँ रोका। हमने बोला भाई ये इट कैन बी द लास्ट वॉक, या आपकी आखिरी वॉक हो सकती है जीवन की। सबको मालूम था, सब, मेरी 6 महीने की नौकरी थी, उनकी तो सबकी 8-8 10-10 साल नौकरी थी। मेरा जो हवलदार था वो तो और भी सीनियर था। तो सबको मालूम था कि यार ये है तो सिचुएशन वो, और बड़े तगड़े लड़के सिलेक्ट हुए थे, वो ऐसे कमज़ोर दिल वाले नहीं थे। तो हमने बोला कि ये आखिरी वॉक हो सकती है, तो खुले खुले चलेंगे, जिससे कि उसको भी निशाना लेने में, साधने में मुश्किल हो। तो हमने एक एक बंदे में 15-15 20-20 मीटर का गैप छोड़ दिया कि अगर इकट्ठे चलेंगे तो बड़ी आसानी से आसानी से टारगेट। टारगेट। और मैंने कहा कि मस्ती से चलेंगे, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास में हथियार जो है वो कुछ नहीं कर सकता। आप बिल्कुल कोई जंगल नहीं, कोई पेड़ नहीं, सिर्फ पत्थर 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 पत्थर, और बिल्कुल गंजी पहाड़ी। मतलब कि दूर से अगर कहें कि चींटी भी वहाँ घूमे तो दूर से दिख जाएगी कि वहाँ चींटी घूम रही है। मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि कितने एक्सपोज थे। और जब हमने कार्रवाई शुरू करी तो हमें गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, बर्स्ट फायर हो रहे हैं उधर, उस जगह पे फायरिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है, और हमने वहाँ से चलना शुरू किया। लेकिन मैंने एक बात बोली थी, मैंने कहा कि जब फायरिंग होगी तो दुश्मन की साइड में कोई भी चीज़ चलती उसको गोली मारना है, गोली चलाते हुए मरना है, और कोई इलाज नहीं है तो छुप के नहीं मरना है, खुलेआम शरेआम वहीं पे ही। मतलब और जब आपको उठाने आए तो ये हो कि ये लड़ते हुए मारा गया था। तो इस तरीके की बात करके हमने चलना शुरू किया, और जैसे जैसे चलते गए तो एक स्टेज आई जब फायरिंग की आवाज़ जो है और भी लाउड हो गई, और फिर फायरिंग की आवाज़ बंद हो गई। और जब, और जो जहाँ जा रहे थे उनको पता था कि एक फ़ौज की टुकड़ी आ रही है, आई एम फ्रॉम सिखलाई, तो सिखलाई वाले आ रहे हैं, और फायरिंग तो बंद हो गई। और आई कैन सी नाउ उनकी जो बिल्कुल जो पाकिस्तान के जो बंकर हैं वो सब मेरे को दिख रहे हैं अभी। दोनों जगह में डिस्टेंस मुश्किल से 100-150 मीटर का होगा। बस नदी नदी, आवाज़ जोर से लगाओ, जो नदी के शोर से को पार करके आप आराम से बात कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे से बात कर सकते हैं, और होती भी थी। तो वहाँ पहुँचे, अंदर जो हमारे जो फौजी थे जो कई दिनों से अंदर दबे हुए थे, वो नेचुरली उनका एक सिचुएशन एक अलग किस्म की थी। एक तो टेंशन भी होता है जब आपके ऊपर बहुत फायरिंग हो रही होती है, तो ये भी हो सके रेड ना हो जाए, आपको कहीं घेर के दुश्मन आपको पकड़ ना ले, तो ये भी फियर होता है। तो वो एक अलग साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में थे। और हम वहाँ पर पहुँच गए। अब जब हम वहाँ पहुँच गए तो अंदर से बोले कि साहब अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। मैंने कहा यार अब हम अंदर नहीं आएंगे, हम अपने बंकरों के ऊपर जाके बैठ गए। मैंने कहा चाय अब हम ऊपर ही पियेंगे, अब हम अंदर नहीं जाएंगे, हम ऊपर ही बैठ के चाय पियेंगे। और हम ऊपर बैठ गए, सारे के सारे हम एक साथ बैठे, नीचे से चाय आई, वो भी बेचार, आप साइकोलॉजिकली सोच के देखिए, जो 1 महीने से अंदर दबा हुआ था, जिसको सांस लेने का मौका नहीं दे रहा था दुश्मन, अब अचानक से आप ही के साथी आके आपके बंकर की छत पे हैं, जबकि आप सोच भी नहीं सकते कि ऊपर सिर भी निकाल पाए, वहाँ बैठे हैं और आप चाय दे रहे हैं, वो चाय पी रहे हैं। और पाकिस्तान साइड से जो उनके जो फौजी थे वो भी निकल के आए बाहर, और उन्होंने सल्यूट मारा एकदम, और हमने भी खड़े होकर उनका सल्यूट का जवाब दिया। और हुआ कि साथी कैसे हैं आप?
तो बोला साहब बहुत खैरियत से हैं, और उनको बहुत अच्छा लगा कि इंडियन आर्मी ऑफिसर, वो इंडियन आर्मी ऑफिसर्स की बहुत इज्जत है। कायल है। उसका कारण है उनके फौजी ऑफिसर्स ज़्यादातर आपको आगे, बिकॉज वो रूलर क्लास है ना, वो थोड़ा सा डिस्टेंस में रहते सामंती हैं। मानसिकता वाला। हाँ, हम लोग दूसरे टाइप के लोग हैं, तो वो बहुत हैप्पी, आई कुड फील। उनके बहुत सारे फौजी आ गए वो बाहर, और उनके फौजी आ गए तो हमारे भी सब निकल के आ गए, और माहौल ऐसा हो गया। और फिर चाय वाय पी के हम फिर वापस चले गए, और वो फायरिंग वहाँ से कुछ दिनों के लिए बंद हो गई। तो मेरे को लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया कि ये क्यों होता था और हमें क्यों भेजा गया, जबकि इट वाज वेरी सर्टेन कि अगर ये जाएंगे तो आई डोंट नो व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड, बट ये एक घटना थी जो कि मतलब कि क्या बोलूँ मैं इसको, मैं तो कुछ बोल भी नहीं पाता हूँ। मेरे को कई बार और आज भी लगता है कि शायद मेरे जो कमांडर्स की ये बहुत बड़ी मूर्खता थी कि उन्होंने हमको भेजा, लेकिन क्यों भेजा मेरे को आज तक इसका जवाब नहीं मिला। नहीं मिल पाया। अब दूसरी घटना ये हुई कि जब मैं अपनी पलटन को कमांड कर रहा था असम में, तो दो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, गारो और राभा, इनके बीच में दंगे छिड़ गए। झोपड़ियाँ, हजारों झोपड़ियों में आग लग गई दोनों तरफ, और बड़े बड़े शरणार्थी कैंप्स बन गए। गारो वाले कैंप्स मेघालय में बन गए, राभा वाले कैंप्स असम साइड में बन गए। और ये सांगमा साहब जो हमारे स्पीकर रहे थे, ये 3 लोग वहाँ पर, ये गारो हैं, तो वो ऐसी थी कि गारो कैंप से होते हुए, ये गारो कैंप मेघालय में, लेकिन वो बनावट ऐसी है कि वो गारो कैंप को विजिट करने गए, और जब वो असम साइड से आए तो उनको राभा लोगों ने घेर लिया। और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था वो भी पैनिक मार रहा था, फ़ोन पे मोबाइल शुरू हो गए थे तब। और एसपी जो था वो जोश टाइप था, तो पैनिक मारा था। तो वो जो कहते कि ऐसे ऐसे सांगमा साहब ऐसे, वो कहे कि प्लीज़ कर्नल इवैक्यूएट हिम, उसको कैसे करो, आप अपनी फ़ौज लेके जाओ, ये करो वो करो। मैं कहा आप रिलैक्स रहें, मतलब वो इतना ज़्यादा था कि वो थोड़ा सा चिल्लाया तो मैंने उसको गालम गलौज कर दी, उसकी बिल्कुल ऐसी तैसी कर दी। मैंने कहा यार जब तुम्हारा काम था करने का तब तो तुमने किया नहीं, अब ये सिचुएशन हो गई, तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो, तो अब आप चुप रहिए, अब जो काम मैंने करना है मैं करूंगा, और मैं आपको बता रहा हूं कि आपने क्या काम करना है। मैं कहा आप अपनी पुलिस को बोलिए कि वो बिल्कुल रिलैक्स रहे, कोई आप अपनी तरफ से फालतू के ऑर्डर मत दीजिए, अभी हम जा रहे हैं। तो हम गए, तो कितनी गाड़ियां लेके गए हम? 2 गाड़ियां लेके गए, जिप्सी, एक स्कॉर्पियो थी मेरी, और एक जिप्सी थी क्यूआरटी की। मुश्किल से 10-12 लोग थे। जब उसको कलेक्टर साहब ने जब वो पूछा कि कितने, कर्नल साहब कितने आदमी लेके जा रहे हैं आप, मत, मैं कहा 10-12 लेके जा रहा हूँ। अरे आप पागल हो गए हैं, आप मारे जाएंगे। मैंने कहा यार आप अपना काम कर, कहा वहाँ बहुत भीड़ है, ये है वो है, एसपी घिरा हुआ है, और वहाँ पे पैरामिलिट्री भी है, और ये। मैंने कहा आप उसकी चिंता ना करें। हमने अपने वो रेड बीकन्स जलाए, सायरन बजाया, और हम वहाँ पहुँचे। पहुँचते ही जैसे ही वो आर्मी की गाड़ियाँ दिखी 2, वो जो भीड़ जो काबू नहीं आ रही थी, और हवा में गोलियां चला रही थी पुलिस मेरे पहुंचने से पहले, वो शांत हो गए। मैं गाड़ी से उतरा, और लोगों के हाथ में भाले, तलवारें, ये वो। तो मेरे पास फोटोग्राफ्स भी, मैंने उनके साथ उतर के बातें करी। मैंने कहा यार दिखाओ, तुम्हारी तलवार दिखाओ, तुम्हारी ये दिखाओ, बातें करी। गुस्से, वो उनका फौजी को देखते ही वो माहौल चेंज हो गया एकदम। और उनके जो लीडर्स थे वो काफ़ी गुस्से में थे, उनको भी ऐसे गले वले पे लगाया, टैप टूप किया, नॉर्मल बातचीत करी। फिर सांगमा साहब को बोला कि आइए मेरी गाड़ी में बैठिए। तो ये दोनों जो सांगमा, फादर एंड सन, और शायद उनकी सिस्टर भी थी, उनको मैंने अपनी गाड़ी में, गाड़ी में बैठने को कहा, उनकी गाड़ी को अपनी गाड़ियों के बीच में लगवाया, और फिर हम लेके गए। ऐसे करके फिर हम तूरा पहुँचे, वहाँ पे उनके डीजीपी खड़े हुए थे। फिर डीजीपी को हमने इनको हैंड ओवर कर दिया। तो डीजीपी मेघालय ने कहा कि आप लोगों में ऐसा क्या है कि ये आप ऐसे कर लेते हैं और हमसे क्यों नहीं हो पाता ये? तो मैंने कहा ये हमें भी नहीं पता ये क्यों है, क्या है।
और फिर उसके अगले दिन, ये तो सांगमा साहब चले गए और ये सब हो गया, उसके अगले दिन मेरे जो ऑफिसर्स थे उनकी पेट्रोल्स भेजी और हजारों की तादाद में हमने तलवार, क्योंकि तलवार, तीर, ये वो सब इकट्ठे कर, लोगों ने ऐसे ही हमारी लोग जाते थे एकदम सरेंडर कर देते थे। और वेरी, मतलब पूरी सिचुएशन जो है एक दिन के अंदर कंट्रोल। ये जो इंटेलिजेंस होता है आर्मी के पास, कैसे पता चलता है कि वहाँ 3 या उस गांव में 2 आ गए हैं, या वहाँ छुपे हुए हैं, पहाड़ी पर छुपे हुए हैं, किसी बहुत ही सुनसान से इलाके में एक केव के भीतर भी रहते हैं, तो इंटेलिजेंस इनपुट आ गया, कैसे आता है ये नेटवर्क, क्या हाँ, होता ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल लोगों को लगता है कि यार ये कैसे होता है। तो ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, हम लोग सारे इंसान हैं और हम सारे इंसानों के अंदर कोई ना कोई कमी होती है। और सबसे बड़ी कमी जो आम तौर पर लोगों में देखने को मिलती है वो पैसे की कमी है। पैसा एक ऐसी चीज है जो मैंने कश्मीर में देखा, और कश्मीर के ऊपर मैंने किताब भी लिखी है, कश्मीर अ डेथ ट्रैप। हम्म, वहां पे मैंने ये देखा कि वहां पे कौन किसका सगा है ये आपको नहीं पता, अच्छा, और ये चीज आपको ऐसे हिट करती है कि बेटा बाप को मरवाने को तैयार है, बाप बेटे को मरवाने को तैयार है, भाई भाई को मरवाने को तैयार है, बेगम अपने हामिद को मरवाने को तैयार है, पड़ोसी पड़ोसी, ये वो इतने डायनेमिक्स हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। और इसमें चलता है पैसा। तो आर्मी अपने लोगों को वहाँ पर जो हाँ, लोकल लोग हैं उनके साथ टच में रहते हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस के फंड्स अलॉट होते हैं, हम्म, आजकल तो बहुत ज्यादा होते हैं, पहले इतने नहीं होते थे। आप उन फंड्स का इसी चीज में इस्तेमाल करते हैं और फिर आपको किसी ना किसी रूप में वो इंटेलिजेंस दे देगा। आप जब आप जा रहे हैं, पेट्रोलिंग करने जा रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वो सेब के बागान में लगा हुआ है, वो हल्के से चलते चलते ही कान में बता देगा साहब ऐसे है। फिर आप इन लोगों को बुलाते रहते हैं कैंपों में जान के कि भाई इस गांव के भाई फला 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 आएंगे, मिलके चाय पी के बात करके चले जाएंगे, फिर अगले दिन फिर वो आएंगे। तो आप बदली करते रहेंगे, लोग आते रहेंगे, तो बड़ा नॉर्मल लगता है कि यार ये सब जाते हैं साहब को मिलने और मिलके और चले जाते हैं। बट उन 50 लोगों में एक आदमी ऐसा होगा जो आपको खबर दे जाएगा उसी चाय पीने के दौरान कि फला फला ये है कहानी। और भी कई तरीके हैं, तो आपको पता चल जाता है। जम्मू कश्मीर में मैं समझने के लिए कि 2019 के बाद, यानी कि 370 के हटने के बाद से कहा यह गया कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने आर्मी के ऑफिसर्स को बहुत आज़ादी दी कि आपको ऑन स्पॉट जो डिसीजन लेना आप लो, लेकिन आप अपना काम करो। पहले दिल्ली फ़ोन आता था, तो जो एंटी टेरर ऑपरेशंस आर्मी के होते हैं उनमें कोई फ़र्क है क्या कि ये सरकार वो सरकार? आ, ये थोड़ा पॉलिटिक्स वाला हो गया, लेकिन आर्मी की जो खासियत ये रही है कि एज फार एज काउंटर इंसर्जेंसी का सवाल है, उसमें कभी ऐसा दखलंदाजी कभी नहीं हुई कि आपने ये ऐसे नहीं करना कि वैसे नहीं करना, एक्सेप्ट फॉर पीपल लाइक ये जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले थे या आपके ये पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो अनटचेबल थे, आप वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे, बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल सही है कि दिल्ली से हुक्म आएगा, दिल्ली रेफर होगा, वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो आपके एनिमी के साथ में जो एनिमी के ऑपरेशन, साथ, तो वहाँ पे आपको खुली छूट नहीं थी। तो वो जब सरकारें बदली हुई हैं तो वो काफ़ी फर्क पड़ा है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, जिस तरीके से हम पाकिस्तान के ऊपर हावी हुए हैं। पर जहाँ तक काउंटर इंसर्जेंसी का सवाल था, वो यंग ऑफिसर्स की लड़ाई थी, मेजर एंड बिलो। अगर कश्मीर आज भारत के साथ पूरे जोर शोर के साथ और पूरी खुशी के साथ अगर आपके साथ खड़ा हुआ है, आप अभी कश्मीर में जाके आए हैं, आपने बहुत अच्छी तरह देखा कि किस तरीके से वहां पे जज्बा है, तो वो जज्बा इस्टेब्लिश करने के अंदर यंग ऑफिसर्स और यंग सोल्जर्स का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी कुर्बानी इन लोगों ने दी है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर है जहाँ पर अभी सिचुएशन है। और जहाँ तक फ़र्क का सवाल है,
ऑपरेशंस, देखिए आपने एक ऑपरेशन पूछा, मैंने आपको एक बहुत विस्तार से एक ऑपरेशन बताया। फिर आपने इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के बारे में पूछा, मैंने इंटेलिजेंस की बात करी। फिर मैंने आपको ये फ़र्क बताया। अब ये और एक चीज़ समझ लीजिए आप कि आपका जो फौजी है, कोई तमिलनाडु से है, कोई नागालैंड असम से है, कोई अरुणाचल से है, तो कोई राजस्थान से है, हरियाणा, पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र, केरला, तो पूरे इंडिया से आदमी वहां पे जाता है। टेन्योर उसका 2 साल होता है। तो उसको तो नहीं पता वहां पे कि कौन क्या है, हैं? अब वो इलाके में पहुंच गया, तो वो एक तो जानकारी जो हम लोग अपनी डायरीज बनाते हैं, एक तो उससे पढ़ के एक्वायर करेगा, अपने बाकी जो फौजी जो उससे पहले पुराने उनसे लेगा, कुछ हैंडिंग टेक के ऊपर पता चलेगा, और फिर बाकी चीजें एक्वायर करेगा। लेकिन इस सब से काम नहीं चलता, तो असली इंफॉर्मेशन लोकल कश्मीरी देता है। तो कोई भी ऑपरेशन चाहे वो हमारे टाइम में होता हो, लेकिन खैर चलिए हमारे टाइम में तो ऑपरेशन चांस एनकाउंटर भी होते हैं। जैसे मैंने आपको स्टोरी सुनाई, उसके अंदर कोई ऐसा इंटेलिजेंस नहीं थी, वो तो बाई चांस एक सिचुएशन बन गई। तो ऐसे पहले बहुत होते थे। आजकल तो प्योर इंटेलिजेंस बेस्ड है, प्योर इंटेलिजेंस बेस्ड। हमारे टाइम में भी इंटेलिजेंस बेस्ड थे, मैं ये कहूंगा कि 90% इंटेलिजेंस बेस्ड होते थे। आज की तारीख में 100% इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस कौन अच्छा। देता है? वो केरला वाले को कैसे पता लगेगा कि वहां पे उस गांव में कहां पे कौन क्या है, उसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या है? वो लोकल देगा, और लोकल ने दी है। लोकल पहले भी देता था, और अब तो खुले आम शरेआम देता है वो, बिकॉज उसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया है। उसको समझ में आ गया है कि रियलिटी क्या है। इतने सालों में उसको ये समझ में आ गया कि जो लोग पाकिस्तान का नारा लगाते थे, उन्होंने आईएसआई के पैसे से अपने घरों, अपनी झोपड़ियों को आलीशान महलों में तब्दील कर दिया, बच्चे विदेशों में सेटल कर दिए, करोड़ों रुपया जो है अर्जित कर लिया। और जिन लोगों को बरगलाया, जिन लोगों को बेवकूफ बनाया, उन लोगों की कब्रिस्तान के अंदर अनमार्क्ड ग्रेव्स और दुनिया भर की वो कहानी हो गई, उनकी लाइफ बर्बाद हो गई। और जो लोग ये कठपुतलियां नचाते थे वो बहुत आबाद हो गए और कहां से कहां पहुंच गए। तो ये लोगों को समझ में आ गया। इंटरनेट ने पाकिस्तान की रियलिटी को एक्सपोज कर दिया। वो देखता है कि ये मुसलमान मुसलमान करता है, तो बलूचिस्तान में क्या मुसलमान नहीं है? सिंध में क्या मुसलमान नहीं है? क्या खैबर पख्तूनख्वा में मुसलमान नहीं है जिनके ऊपर गोली चलाता है? वो वीडियो आती हैं, वो रील्स बनाते हैं, टिकटॉक आता है जिसके अंदर ये होता है कि वो आम लोगों के ऊपर गोली चला रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर नारा लगता है कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। गिलगिट बल्तिस्तान के अंदर फौज के मुखालफत में लोग खड़े होते हैं। तो ये सारी चीजें आम आदमी देखता है कि यार ये जो सपना दिखा रहे हैं, जो गोल्डन जो कहानी सुना रहे हैं, ये सब फ्रॉड है। और जो लोग सुना रहे हैं वो तो दिख ही रहे हैं, वो फ्रॉड दिख ही रहा उनका। तो ये सारी चीजों से जहन में बदलाव आया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जब ऑपरेशन करते थे तो ओवर्टली, चाहे इंटेलिजेंस वो लोकल कश्मीरी दे रहा था, लेकिन ऑपरेशन के बाद में, ऑपरेशन कर दिया हमने आतंकवादी मार दिए, तो हमारे ऊपर पथराव हो जाता था। मैंने ये ऑपरेशन किया तो हम जब वापस जा रहे थे तो वहां पे कांगड़ी, तो वो औरतें ने घेर लिया, औरतों ने जलती हुई कांगड़ियां हमारे ऊपर फेंकी, औरतों ने हमारे ऊपर थूका, पत्थर मार, क्योंकि आदमी तो सारे पीछे रहते हैं कि उनको लगता है कि औरतें आगे कर दी। तो ये वाला सीन तब था। ऑपरेशन होते थे, सब कुछ होता था, लेकिन सीन ये था, आपके प्रति एक किस्म की नफरत थी, या आप यू आर नॉट लाइक, वो सेंटिमेंट अलग था। वो सेंटिमेंट प्रो आजादी, प्रो पाकिस्तान लार्जली था। वी हैव टू एक्सेप्ट इट। धारा 370 के बाद में जब आपने वहां से पैसे का इनफ्लो जो हवाला के थ्रू आता था, जो बैक चैनल से पत्थरबाजों को डिस्ट्रीब्यूट होता था, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता था, वो वाले रास्ते, नालियां, पाइप बंद कर दिया। और जो लोग इस पूरे खेल में मुलविस थे उनको एक्सपोज किया, लोगों को, आवाम को दिखाया कि ये देखिए
धीरे धीरे समझ में आया। आज की तारीख में अगर आप ऑपरेशन करके निकलते हैं तो आपके ऊपर पत्थर नहीं चलता है। और अगर आपका कश्मीरी फौजी शहीद होता है तो उसके नमाजे जनाजा में हजारों की तादाद में लोकल कश्मीरी शरीक होता है और उसके ताबूत के ऊपर भारत देश का झंडा होता है। ये चीज पहले नहीं होती थी, पहले इट वॉज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। तो तब में और अब में जमीन और आसमान का फर्क पड़ गया है। इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना बड़ा फर्क पड़ा है। इंडियन आर्मी को बहुत प्रोफेशनल आर्मी कहा जाता है और लड़ाइयाँ भी इसने बहुत लड़ी हैं। हमारा एक पड़ोसी चीन भी है, चीन के साथ टकराव लाजमी रहता ही है। चाइनीज़ फोर्स और इंडियन फोर्स को आप कैसे देखते हैं अगर दोनों आमने सामने हैं तो? देखिए, अगर हम डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि उनके पास इतने टैंक हैं, हमारे पास इतने टैंक हैं, उनके पास इतने जहाज हैं, हमारे पास इतने हैं, उनके पास इतने सैनिक हैं, हमारे पास इतने सैनिक हैं, तो इंडिया और चाइना के बीच में गैप बहुत बड़ा है। वो किसी हालत में मैच नहीं करता है। लेकिन आप उसमें जमीनी हालात को जोड़ लेते हैं, आप एक इथॉस और जज्बे को देख लेते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं, तो फिर जमीन और आसमान का फर्क पड़ जाता है। अच्छा, अब अगर एयरफोर्स की बात करें, हम एयरफोर्स से शुरू करते हैं। एयरफोर्स की बात करें तो एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया के एयरफोर्स, नेवी और इन सब की इनको ग्रेड करती है। और उस ग्रेडिंग के अनुसार इंडिया की फौज जो है, इंडिया की जो एयरफोर्स है, वो चाइनीज एयरफोर्स से बेटर है। अच्छा, ये हम नहीं कह रहे, ये इंटरनेशनल बॉडी कह रही है। उसके अंदर आपकी ट्रेनिंग क्या, आप के ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, आपकी टैक्टिक्स स्ट्रेटजी क्या है, आपका इक्विपमेंट क्या है, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व होता है उसके अंदर। इसी तरीके से नेवी का भी है, तो हमारी नेवी की भी एक स्ट्रेंथ है और बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है। भूगोलिक स्ट्रेंथ हमारी बहुत भारी पड़ती है चाइना के ऊपर। अगर नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम उसमें नहीं, अभी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। जब हम आर्मी की बात करते हैं, अगेन जो टोपोग्राफी है, ज्योग्राफी है, वो हमें बहुत सपोर्ट करती है और वो है हाई एल्टीट्यूड एरिया। हमारी जो पोस्टें हैं वो 14,000 18,000 फीट की ऊंचाई पर है। तो अगर चाइनीज फौज की टुकड़ी को भारतीय फौज की किसी टुकड़ी पर कब्जा करना है इस इलाके में, चाहे लद्दाख का हो, चाहे वो अरुणाचल का हो, तो एक के अनुपात उसको 12 से 20 सैनिकों को लेके आना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि आपको वो हाई एल्टीट्यूड में पहाड़ी भी चढ़नी है और उसके बाद में आपको लड़ाई लड़के आपको कब्जा भी करना है, और उसके बिनिस्बत आप एक एंट्रेंच्ड पोजीशन में बैठे हैं और आप ऊपर से नीचे प्रहार कर रहे हैं, तो फर्क है। और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल अदरवाइज मैं दूं तो आप देखिए कि कारगिल की चोटियों पर कब्जा करना कितना मुश्किल हो गया। और वो हम कब्जा, मैं ये मानता हूं कि वो हम इसलिए भी कर पाए कि पाकिस्तानी फौज खुल के सामने नहीं आ पाई। वो तो ये कहती रही ना, घुसपैठिए हैं, आतंकवादी हैं, खुल के नहीं आ पाई। तो मान लो कि ये प्रॉपर अगर युद्ध हो रहा होता जहां पे उनकी फौज भी खुल के आई होती, और हम तो खुल के आए थे, तो हमें और भी टाइम ज्यादा लगता। इसी तरह चाइनीज के साइड में अगर देखें, जब वो चाइनीज हम पे अगर हमला करेंगे तो खुल के लड़ाई होगी ना, वो दबे छुपे तो होगी नहीं। तो वो हमारा पूरी स्ट्रेंथ उधर लगी होगी, वो भी उसका जोर पूरा लगा होगा। तो इस सिचुएशन में भी उसके लिए आसान नहीं होगा। 12 से 20 सैनिकों को लेके आएगा, तब जाके वो एक सैनिक को खत्म करके और उस पर कब्जा कर पाएगा। ये एक मैथमेटिकल एक वॉर गेम्ड कैलकुलेशन है आमतौर पर जो चलती है, बिकॉज इट्स सुपर हाई एल्टीट्यूड, इट्स नॉट इवन हाई एल्टीट्यूड। तो वो एक अलग डायनेमिक्स है। दूसरी चीज है कि आप प्लेन इलाके में तो बहुत तादाद में फौजें लेके आ सकते हैं, लेकिन जब आप पहाड़ों के बीच में घुसेंगे तो आपको मजबूरन वैलीज के अंदर अपने आप को क्लोज इन करना पड़ेगा।
वैलीज के थ्रू आपको मूव करना पड़ेगा, या पहाड़ियों की रिज लाइंस पे, स्पर्स पे मूव करना पड़ेगा। तो आप वो ब्रॉड फ्रंट पे और बड़ी तादाद में नहीं, आपको कम उसमें करना पड़ेगा, और उसको टैकल करना आसान है क्योंकि हम पहाड़ पर हैं। क्योंकि हिंदुस्तान की फौज ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चीन के पास ये अनुभव नहीं है, तो इसका फ़ायदा आपको मिलता है। एक तो हम बहुत बैटल हार्डन है, चीन की फौज बैटल हार्डन बिल्कुल भी नहीं है। चीन की फौज वो फौज है जो वियतनाम के अंदर उसने इंटरफेयर किया था 70s और अर्ली 80s में, और वहाँ पे वो वियतनामीज फौज से हारी थी। और 1962 की वॉर जो हम हारे हैं, वो इसलिए नहीं हारे कि फौज कमज़ोर थी, हम्म, उसके कारण बहुत सारे अलग हैं, वो कई बार डिस्कस हुए हैं। और जहाँ जहाँ फौज ने मुकाबला किया, बहुत शानदार किया। ये वो फौज थी जो पीटी शूज़, कपड़ों के जूतों में, आप सुपर हाई एल्टीट्यूड में, जहाँ पे आज आप अगर आप वहाँ खड़े होते हैं तो एक सैनिक के ऊपर लाखों रुपए का इक्विपमेंट होता है। हम्म, स्कारपा या उस तरीके की कंपनियों के इम्पोर्टेड शूज़ हैं। आपके पास में डाउन फेदर की जैकेट्स हैं, डाउन फेदर के आपके ट्राउज़र्स हैं, आपके पास स्लीपिंग बैग टॉप ऑफ द लाइन्स हैं, आपकी जो हैबिटेट है वो विंटर के हिसाब से है, स्टॉर्मियर टेंट हो गए वगैरह वगैरह, जो कि लाखों करोड़ों का इक्विपमेंट है। हम्म, और 1962 में चंद हमारे पास गोलियां थी एक सिपाही के पास में, एक जर्सी जो आप यहाँ दिल्ली की सर्दी में भी शायद 2 पहन लेते होंगे जब बहुत कड़ाके की एक जर्सी, एक गरम कमीज, एक टोपा और कैनवस शूज। आप वहाँ गए, आप तो उस सर्दी में लोगों के फ्रॉस्ट बाइट हो गए, हाथ पैर कट गए, एक डिफरेंट माहौल में फ़र्क गए, आ गया। जमीन आसमान का फर्क आ गया। तो वो जनरली चाइना की बात होती है तो वहाँ पे कंपेयर करने लगते हैं, तो वो कंपेयर ना किया जाए। 1962 में हमने पता नहीं क्यों एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि हमारी एयरफोर्स कितनी ताकतवर थी एज कम्पेयर्ड, पता नहीं क्यों नहीं किया, हम किस चीज़ से डर गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब तो बहुत मजबूत है, तो इक्विपमेंट वाइज वी आर बेटर ऑफ। टेरेन हमारे हिमालय हमारे साथ है, हम्म, और तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम चाइनीज़ के खिलाफ बहुत मजबूत पड़ते हैं। अगर मजबूत ना होते तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये अभी बहुत अंदर तक आके बैठ के अपनी जो मंशा है वो पूरी कर चुका होता। हम्म। वो इसीलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसे भी मालूम है कि वो मजबूत नहीं है। ये बांग्लादेश पड़ोस में एक और मुल्क है, वहाँ हालात बदल गए, सरकार बदल गई। सरकार के बदलने से कोई बहुत फ़र्क पड़ता है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ। वहाँ का माइंडसेट लोगों का बदला हुआ दिख रहा है कि आप जब मुजीबुर रहमान की मूर्तियाँ तोड़ते हैं, अपने देश को बनाने वाले के खिलाफ आप खड़ा होते हैं, आप पाकिस्तान परस्त हो जाते हैं, जिस पाकिस्तान के कब्ज़े से आप बाहर आए हैं, और वहाँ जमात इस्लामी टाइप पार्टियाँ जो हैं वो सत्ता में आ जाती हैं, जो पाकिस्तान परस्त हैं और बांग्लादेश को बनने के खिलाफ खड़ी थीं। तो आपको लगता है कि नहीं, उसका पूरा जो इक्वेशन है वो बदल गया, वो एक कट्टरपंथी मुल्क होता चला जा रहा है। कितना बड़ा खतरा है बांग्लादेश का इस तरीके से होते जाना? बांग्लादेश की बात करेंगे तो मालदीव्स का ध्यान रखेंगे हम। हम्म, मालदीव्स के अंदर मोइजू जो आए हैं वो एक इस्लामिक पार्टी के मेंबर है, हम्म, लीडर हैं, और उनकी पार्टी हाईली इस्लामाइज्ड नज़रिया रखती है, शरिया वाला नज़रिया रखती है। और आप देखिए कि कैसे वहाँ पे चीज़ें हुई, कैसे गो इंडिया के नारे लगे, गेट आउट इंडिया या जो है, हम्म, और अल्टीमेटली जो सेटलमेंट होते होते कहाँ पे आके गाड़ी रुकी है और किस दिशा में वो गाड़ी चल रही है। हम्म, ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप किसी भी इलाके की पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, अभी हमने कश्मीर के बारे में बात की, वही कश्मीर जो सन 2000 में हमारे ऊपर लोग थूक भी रहे हैं, पत्थर भी फेंक रहे हैं, कांगड़ी भी फेंक रहे हैं, आज वही लोग हमारे को माला डाल रहे हैं। तो ये चीज़ें एक तो स्टैटिक नहीं है, सेम नहीं है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमियां रही होंगी जिसकी वजह से ये इस तरीके का माहौल आप बांग्लादेश के अंदर देख रहे हैं। हम्म, इसका इम्पैक्ट बहुत ख़तरनाक हो सकता है, और जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अमेरिकन सिग्नेचर आपको बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर दिख रहा है। जो बाइडेन जब G20 में आए थे तो
हमारे प्रधानमंत्री ने शेख हसीना और जो बाइडेन का हैंडशेक कराया था, जो हेडलाइंस बना था, और उससे पहले, उनके आने से पहले G20 में उन्होंने इस बात को अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि शेख हसीना को एक तरीके की समझाइश दी गई थी और वो इंडिया ने उसको बैक नहीं किया था, और फिर ये हुआ था कि तल्खियाँ हो गई हैं और भारत ने उनको उनके हाथ मिलवा दिए। तो ये सिचुएशन चलते चलते कहीं ना कहीं हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी सिचुएशन की, वो भी उस तरीके से सही नहीं रही, और हम भी ये समझ नहीं पाए कि वहाँ का जो हवा है, मूड है, वो किस तरफ है। तो शेख हसीना का जो रूल है, एज व्हाट वी रीड, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड वाला रहा। ऑपोजिशन की जो पार्टीज थी, उनको सबको जेल में डाल दिया। तो एक एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, एक एनवायरनमेंट में आपको ऑपोजिशन की भी एक स्पेस होती है, एक आवाज़ का एक रोल है, हर एक की आवाज़ का रोल है। जैसे इंडिया में देखते हैं, हर एक आदमी अपनी बात कहने को स्वतंत्र है, बोलता है और बात होती है। तो वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा गलत हो गया, और अब जो हम देख रहे हैं वो एक एक एक्सट्रीम देख रहे हैं। अभी जैसे आप इकोनॉमिक्स में बात करते हैं, सेंसेक्स में, कि अभी करेक्शन आना है, अभी उछाल आया है तो अभी करेक्शन आएगा। तो एक करेक्शन आएगा जब प्रैक्टिकलिटी हिट होगी, जब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हिट होंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इंडिया के साथ में उसकी इकोनॉमी इंटरट्वाइंड है, और इंडिया को आइसोलेट करके वो नहीं रह सकता। एक तो लैंड मास कॉन्टिग्यूअस है, एक साथ रिवर्स हमारी कनेक्टेड हैं, हमारा बहुत कुछ कनेक्टेड है, कल्चरली हम कनेक्टेड हैं, लैंग्वेज हमारी कनेक्टेड है। तो वो आइसोलेट नहीं कर सकता। मॉलडीव्स नहीं कर पाया अपने आप को आइसोलेट, जबकि वहाँ पे ना कल्चर कनेक्टेड है, ना लैंग्वेज कनेक्टेड है, कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। तो इट इज़ नॉट ईजी। अभी करेक्शन आएगा, लेकिन इसका जो नुकसान लॉन्ग टर्म में अगर होगा, तो वो ये होगा कि जो इंसर्जेंसी शेख हसीना के टाइम में नॉर्थ ईस्ट के अंदर, शेख हसीना ने इंडियन गवर्नमेंट की बहुत हेल्प करी। जितने भी वहाँ पे कैंप्स थे, लीडर्स थे, उनको पकड़वाया, उनको डिसमेंटल करा। तो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट आज शांत है, प्रोग्रेस कर रहा है, उसमें शेख हसीना का बहुत बड़ा योगदान है। तो वो डिस्टर्ब होने का एक चांस मेरे को लगता है कि बन सकता है। और ये जो लड़ाई जो बांग्लादेश के अंदर चल रही है, इट इज़ नॉट बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका और इंडिया एंड बांग्लादेश, और इट इज़ अ लड़ाई बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। ये लड़ाई चाइना और अमेरिका की चल रही है, ना कि, और इसका जो फॉल आउट है वो हमारे ऊपर विपरीत हो रहा है, अगर जियोपॉलिटिकल सेंस में देखा जाए। तो आप देखिए, शेख हसीना टॉपल हुई, उससे पहले वो चाइना गई और बीच में अपना दौरा छोड़कर वापस आ गई। तो और दूसरी तरफ अमेरिका बांग्लादेश के अंदर फुटहोल्ड बनाना चाह रहा था, तो शेख हसीना वो भी खेल रही थी, उनको भी उनके साथ भी खेल रही थी, चाइनीज के साथ भी खेल रही थी। चाइनीज बांग्लादेश के अंदर सबमरीन बना रहा है, उसकी फौज का जो इक्विपमेंट है मेजरली चाइनीज है। तो ये चीजें इसको अमेरिका को पसंद नहीं आ रही थी, और अमेरिका चाहता था कि बांग्लादेश चाइनीज साइड में ना चले जाए। तो अमेरिका अपनी पॉलिटिक्स खेल रहा था, चाइनीज अपनी खेल रहे हैं, और अब तो पूरी तरह अमेरिकन कैंप आके बैठ गया है। तो जो हम रेडिकल एलिमेंट्स देख रहे हैं, अमेरिका का कोई भी एग्जांपल देख लीजिए, पाकिस्तान के अंदर देख लीजिए, जब जब डेमोक्रेटिक फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, रिलीजियस एंगल निकल के आता है, और इस्लामिस्ट जो कार्ड है पाकिस्तान के अंदर खेल दिया जाता है, और आप देखते हैं कि फिर उसके जरिए फौज आके और फिर वो पूरा गेम खेल के और बेसिकली डेमोक्रेटिक फोर्सेस को दबा दिया जाता है, जिससे कि पूरा जो एनवायरनमेंट इकोसिस्टम है वो अमेरिका, प्रो अमेरिका रहे, उसके कंट्रोल में रहे। सिमिलर सिचुएशन मैं ये देखता हूं कि बांग्लादेश के अंदर इवॉल्व हो रही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि बंगाली जो है वो बहुत वोकल है, वो ऐसे नहीं इस पूरे गेम में फंसेगा। वो अमेरिका यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर गया है। एक बंगाली प्राइड है वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर, वो ऐसे मसल के और कुचल के आप वहाँ पे एक कृत्रिम एक एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर सकते। अभी जो हमको लग रहा है, मेरा मानना है कि यहाँ पे कोर्स करेक्शन होगा आने वाले टाइम में। पाकिस्तान की फितरत में ऐसा क्या है कि आतंकवाद को पनाह देना,
आतंकवादियों को पैसा देना, ट्रेनिंग देना, हिंदुस्तान में वो आकर के और अपनी कारगुजारियाँ करें, वारदात करें। लंबा अरसा हो गया, वो मुल्क इतना पैसा डाल चुका है आतंकवाद पर कि वो खुद बेहतर हो सकता था अगर ये पैसा अपने ऊपर खर्च किया था तो। वहाँ आर्मी का ये पूरा रोल है या फिर वहाँ की जो हुकूमत और आर्मी दोनों हैं, दोनों मिलकर के चाहते हैं कि एक एंटी इंडिया विंग ऑन रखो परमानेंट? ये ये पॉइंट समझने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे तो एक माइंडसेट समझना बहुत ज़रूरी है। और जिन्ना साहब ने ये कहा था लेट 1930s में कि अगर हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी आ गई और हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया ऑन द लाइंस ऑफ द ब्रिटिश डेमोक्रेसी, हिंदू मेजॉरिटी है और हिंदू पावर में आएगा, तो वो इतिहास की उन चीज़ों का बदला लेगा जो हमारी कौम के लिए मुश्किल पैदा करेगी। ये रिकॉर्डेड है। दिस इज व्हाट जिन्ना सेड। जितने भी जो मुस्लिम रॉयल्टी थी इंडिया के अंदर, जागीरदार जमींदार थे और मुस्लिम लीग इटसेल्फ, उनका ये था कि अंग्रेजों ने सत्ता हमसे ली थी, हमें वापस करें। बेसिकली उनको एक खौफ था कि इतना सब कुछ इतिहास में हुआ है, ये हिंदू पावर में आएगा तो ये उसका बदला लेगा। ये एक दिमाग में था। दूसरा एक बहुत बड़ा जो पॉइंट दिमाग में था वो ये था कि हम हुक्मरान रहे 800 साल, हमने इनके ऊपर राज किया और आज ये स्थिति हो गई कि ये हमारे ऊपर राज करें, ये नामंजूर। ये अंडरलाइन है ये। अब फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, पाकिस्तान बन गया। तो एक सेंस ऑफ, एक ये भी फीलिंग है कि भारत, एक हिंदुस्तान अंग्रेज के आने से पहले और मुगलों के टाइम में ये एक इस्लामिक मुल्क था। ये लाल किले के ऊपर शायद दूसरे रंग का झंडा औरंगजेब के टाइम में फहरता होगा, आई डोंट नो। तो उनको ये लगता है कि ये लॉस हो गया। ये साइकोलॉजी के अंदर बहुत इम्प्रिंटेड है ये। अब जब ये आजाद हो गए तो आपके प्रति क्या, इनकी वजह से हमारा सब सिस्टम जो है बर्बाद हो गया, तो आपके प्रति एक पैथोलॉजिकल हेट है। आप चाहे कुछ भी कर लें, कितने हजारों इंस्टेंसेस होंगे आपके 1947 से लेके आज तक कि आप कुछ भी कर लें, जवाब नफरत का ही मिलेगा आपको और कोई नहीं मिलेगा। आप डोंट गेट कैरिड अवे बाय अमन की आशा एंड ऑल दैट नॉनसेंस, बट आपको जवाब आपको वो नफरत से ही देगा वो। और वो नफरत का एक मैनिफेस्टेशन था आतंकवाद। जब उसने 71 की लड़ाई, 65 की लड़ाई, 1948 की लड़ाई में ये समझा कि हम इससे नॉर्मल तरीके से नहीं जी सकते, तो उसने असिमेट्रिक वॉर आपके खिलाफ छेड़ दी। तो ये जो 30 साल से काउंटर जो प्रॉक्सी वॉर आपने जो लड़ी है, ये बहुत बड़ा युद्ध लड़ा है आपने, और अभी भी आप पूरी तरह से वो खत्म नहीं हुआ, अभी भी लड़ रहे हैं आप। आई डोंट नो आज जो अपने सीआरपीएफ के सामने ब्लास्ट हुआ है वो मैंने फॉलो नहीं किया, क्या वो इसी कड़ी का हिस्सा है या कुछ और है, दैट आई डोंट नो। क्या फ़र्क है इंडियन आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी, और कितना दोनों की जो मिलिट्री माइट है उसमें कितना अंतर है? अगर बेसिकली बात करें तो कोई फर्क नहीं है। बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो तौर तरीका है, वो बिल्कुल सेम है। फर्क पड़ जाता है, जो जियाउल हक ने फर्क डाला वो इस्लाम को फौज के अंदर ले आया, उससे पहले नहीं था। अब पाकिस्तान की फौज की कोई भी कार्रवाई होती है, उसको कुरान की आयतों से शुरू होती है, उसी से खत्म होती है। इट हैज बिकम पार्ट ऑफ देयर कंडक्ट, जो कि 69 से पहले नहीं थी। नॉर्मल ब्रिटिश इंडिया की फौज और फिर आई और फिर वो तकसीम हो गई और वो नॉर्मल सेम। हमारी भाषा भी सेम, व्हेन आई से भाषा, मिलिट्री लैंग्वेज सेम, मिलिट्री ट्रेनिंग सेम, जज्बा सेम, लीडरशिप सेम,
Everything is same, absolutely same. And let me tell you, Pakistanis are very good fighters. पाकिस्तानी आर्मी एक हाईली प्रोफेशनल आर्मी है और तगड़े फाइटर्स हैं लोअर लेवल पर, बट करप्शन कहाँ आता है और कहाँ पे फर्क पड़ता है? जैसे ही आप मिडिल रंग से सीनियर लेवल पे जाते हैं पाकिस्तान आर्मी में, तो आप पॉलिटिकल आर्मी हो जाते हैं, आपका नजरिया पॉलिटिकल हो जाता है, आपका उस पॉलिटिक्स को साधने के लिए आप इस्लाम का बहुत भारी इस्तेमाल करने लग जाते हैं। देखिए, जब आप जो आर्मी है, अगर आप प्लानिंग करेंगे, उसकी जो प्लानिंग में जाएंगे, तो इट्स वेरी अनइमोशनल। उसमें ये नहीं देख कि यहाँ पे कि अगर हम ऐसे करेंगे तो यहाँ पे यार 100 के करीब लोग मारे जाएंगे, अगर हम ऐसे करेंगे तो 50 के करीब मारे जाएंगे, अगर ये करेंगे तो, और ये वाला करेंगे तो यार ये तो 500 के करीब मारे जाएंगे, हमारे सब में जाएंगे। अनइमोशनल है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब आप इसके अंदर रिलीजियस एंगर डाल देंगे, जब आप ये कह देंगे कि हमारा एक फौजी जो नारे की एक फौजी, वो इतने जो पाकिस्तानी जो भाषा है कि हमारा एक मुसलमान सिपाही इतने हिंदू सिपाहियों के, मतलब इस तरीके की जब बातें कर देंगे, तो वो आपका प्लानिंग के अंदर भी इम्पैक्ट डालने लगेगा। फिर आप उसमें इमोशन जोड़ देंगे, इस्लामिक इमोशन जोड़ देंगे, तो आपकी जो पूरी जो प्लानिंग है वो साइंटिफिक नहीं रहेगी, अनसाइंटिफिक हो गई फिर आप, है ना। और जैसे ही वो अनसाइंटिफिक हुई, वो प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल नहीं रही, और जब आप वो ग्राउंड पे उतरेंगे तो हार और शिकस्त लाजमी है। चाहे आप 1965 की बात कर लीजिए, चाहे आप 1971 के अंदर जहाँ जहाँ उन्होंने लड़ाई लड़ी, आप कारगिल की वॉर कर लीजिए, हर चीज़ के अंदर जज्बात और वो पूरा मोशन जो है वो बहुत ही हाईली पॉलिटिकल है। 25 साल हो गए करगिल की लड़ाई को जी। 25 साल में पानी कितना बहा, हिंदुस्तान कहाँ आया, पाकिस्तान कहाँ रह गया? देखिए, जब कारगिल की लड़ाई हुई तो ये हालत थी कि बोफोर्स का मुद्दा अभी हाल ही में ख़त्म हुआ था, उसके चक्कर में बहुत सारी कंपनियां ब्लैकलिस्ट हो गई थी, और कई लोग कारगिल की लड़ाई को आर्टिलरी की लड़ाई भी कहते हैं, और बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर आर्टिलरी का इस्तेमाल हुआ। एक 100 गन कॉन्सेप्ट भी आया 100 तोपों के साथ में, जो बमबारी और वगैरह वगैरह, उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आर्टिलरी के शेल्स जो थे, जो तोप खाने के जो बारूद, गोला बारूद था, क्योंकि ब्लैक लिस्टिंग हो चुकी थी बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स एंड वॉट एवर, करप्शन और वॉट एवर, तो किल्लत हो गई। और न्यूक्लियर ब्लास्ट करे थे तो हमारे ऊपर सैंक्शन भी थे, और बगैर उसके हम ये लड़ाई जीत नहीं सकते। हमें एक ऐसा वो जो कैलिबर का जो 155 mm जो बोफोर्स है, उसका जो गोला चाहिए, हमें उसी कैलिबर और उसी सब का चाहिए, वो तो मिल नहीं रहा है। तो हमको जिसने हेल्प किया वो साउथ अफ्रीका ने हेल्प किया और इजराइल ने हेल्प किया। मदद मिल गई और हम बखूबी वो लड़ाई हमने लड़ी और बहुत शानदार तरीके से वो लड़ाई जीती भी। लेकिन वहाँ से ये चीज़ ज़रूर समझ में आ गई कि आपने अपनी लड़ाई अगर लड़नी है तो सामान आपका अपना होना पड़ेगा। तो आपने कहा कि तब से क्या फ़र्क पड़ा? तो फ़र्क ये पड़ा कि आज हम बहुत बड़ी तादाद में सामान अपना खुद का बनाते हैं, चाहे वो न्यूक्लियर पनडुब्बी हो, चाहे वो फ्रिगेट हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर हो, चाहे वो थल सेना के लाइट टैंक हों, चाहे वो दूसरे टैंक हों, चाहे आपकी तोपें हों, ए टैग्स बना दी हमने जो दुनिया की बेहतरीन ए टैग गन्स हैं, चाहे आपकी मिसाइल्स हों, ड्रोन्स हों, आप यू नेम इट, हम पूरी तरह नहीं लेकिन बहुत बड़ी तादाद में हम आत्मनिर्भर हो गए।
और पाकिस्तान अभी भी वहीं का वहीं है और इकोनॉमी उसकी डाउन हो गई, हमारी इकोनॉमी कई गुना आगे तरक्की कर गई। तो पाकिस्तान इज़ नो कंपैरिज़न, पाकिस्तान इज़ अ इरिटेंट। पाकिस्तान एक छोटी सी परेशानी है जिसकी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको दिया, वो रहेगी, आगे भी रहेगी, तो सचेत रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। भारत की अगर चुनौती है, वो परेशानी है, मजबूरी है और चुनौती है, तो वो चुनौती चाइना से मिलती है और वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए चुनौती है और दिन प्रतिदिन हम उस चुनौती और उस गैप को कम करते जा रहे हैं। माइंड यू, वो गैप कम हो रहा है हम्म। और बहुत स्पीड से हो रहा है, जो आप अदरवाइज अंदाजा नहीं लगा सकते, उस स्पीड से हो रहा है। कर्नल साहब, बहुत दिलचस्प बातचीत रही आपके साथ, और मुझे लगता है कि जितनी चीज़ें आपने अपने करियर की शेयर की हैं, दर्शकों के लिए भी बिल्कुल नया है, और हिंदुस्तान की फ़ौज, उसकी ताकत, काम करने के तौर तरीके को आम आदमी ने समझा होगा कि अगर फ़ौज है और हिंदुस्तान नाज करता है उस पर, तो नाज करने के क्या-क्या कारण हैं। बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, बात करने का। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।